जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा एक दिन लेट हो गया है क्योंकि दोस्तों मैं बाहर गया था, जिस वजह से मैं आप लोगों की ये वीडियो नहीं बना पाया था। ठीक है, तो भाई आज ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। आज दिनांक आपकी 7 फरवरी है। तो आज ये मैं आपका 5 फरवरी के जो भी आपके एग्जाम में जो दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और ये आपकी पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि आपके दोस्तों ये तीनों शिफ्टों के जो क्वेश्चन है इस वीडियो में दोस्तों हम आपसे आपको बताने वाले हैं। ठीक है, कि जो कि 5 फरवरी के आपकी जितनी भी शिफ्टें हुई हैं, जिसमें जीके, जीएस और लगभग हिंदी के भी क्वेश्चन आज के इस पीडीएफ आप में आपको देखने को मिलेंगे कि कौन-कौन से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा। हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जो 4 फरवरी वाला जो ऑल शिफ्ट की जो मैंने सभी क्वेश्चन का जो पीडीएफ और आपको वीडियो दिया है, उम्मीद करता हूँ वो आप लोगों ने देख लिया होगा। जिनका भी दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट डेट को एग्जाम है, तो वो इस वीडियो को जरूर देख कर जाइएगा। बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाके जो उसको ज्वाइन कर लेना। तो चलिएगा दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ से एसएससी जीडी की फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम के एनालिसिस के बारे में, कि दोस्तों आपकी फर्स्ट शिफ्ट जो आपको 5 फरवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, उनमें से आपके कौन से क्वेश्चन बने बने हैं और आगे आपसे आने वाली शिफ्टों में आपके कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और जो आपको जो 6 फरवरी यानी कि कल के दिन का जो एग्जाम हुआ है, उसके लिए मैं आपके लिए स्क्रिप्ट तैयार कर रहा हूँ। जैसे ही स्क्रिप्ट तैयार हो जाता है, क्योंकि चीज़ें टाइप करने में थोड़ा सा समय लगता है, तो जो 6 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस पर भी एक अलग से मैं वीडियो और पीडीएफ दोनों प्रोवाइड आपको करा दूंगा। ठीक है, यदि मैंने स्क्रिप्ट आज तैयार कर ली तो वो वीडियो आपको आज ही मिल जाएगा। इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ठीक है, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर जरूर जुड़िएगा आप लोग, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, और जो चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो पहला क्वेश्चन आया था आपका 5 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में कि अमृतसर की संधि कब हुई थी। अमृतसर की संधि कब हुई थी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर था वो था आपका 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है, और मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो दोस्तों आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कराया है कि आपको जीके जीएस में कम समय में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स कवर कर लेने हैं, जिनमें से आप दोस्तों 15 से लेकर 17 तक के क्वेश्चन, 15-17 क्वेश्चन आप आसानी से राइट कर सकते हो। तो जाके आप उन सभी टॉपिकों को जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखो अमृतसर की यदि हम संधि की बात करें तो अमृतसर की संधि कब हुई थी, 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। और यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब के सिख राज्य के प्रमुख महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी। इस संधि का जो मकसद क्या था, वो था कि अगर फ्रांस भारत पर हमला करता है तो महाराजा रणजीत सिंह का समर्थन हासिल करना था। ठीक है, देखो अमृतसर की संधि के बारे में कुछ और आपको बातें बता देते हैं। जैसे कि इस संधि में चार्ल्स टी मैटकॉफ ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व किया था। और जो महाराजा रणजीत सिंह थे, ये किस साम्राज्य के संस्थापक थे, तो आप कहोगे सर ये सिख साम्राज्य के संस्थापक थे। तो आने वाले जितने भी हमारे भाई बहन हैं जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है और आने वाली डेट को जिनका भी जिस भी शिफ्ट में एग्जाम हो, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को और इस पीडीएफ को अच्छे से क्लियर करके जाइएगा भाई, बहुत ही आपके लिए हेल्प रहेगा। महाराजा रणजीत सिंह किस साम्राज्य के संस्थापक थे, तो आप बताओगे सर ये सिख साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया और उससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी मैं आपको सारे क्लियर करा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इस संधि के तहत भी महाराजा रणजीत सिंह ने सतलज नदी को अपनी सीमा बनाया था। अब क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि बताएगा कि महाराजा रणजीत सिंह ने किस नदी को अपनी सीमा बनाया था, तो आप बता सकते हो कि सतलज नदी को अपनी सीमा बनाए थे। महाराजा रणजीत सिंह मालवा सिखों को अपने राज्य में शामिल करना चाहते थे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन कि अमृतसर की संधि कब हुई थी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आपका आया था फर्स्ट शिफ्ट में कि गांधी इरविन समझौता, ये तो को मैंने आपको बता भी रखा था थ्योरी क्लासेस में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये देखो आपके एग्जाम में आया भी है। 5 मार्च 1931 भाई गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। और यह समझौता महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इनके मध्य हुआ था। और यह समझौता लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले हुआ था। गांधी इरविन समझौता से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि यह एक राजनीतिक समझौता था। इस समझौते में दोस्तों हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमति बनी थी। इस समझौते ने ब्रिटिश शासन की आज़ादी के लिए भारत के संघर्ष के लिए एक अहम कदम उठाया था। और इस समझौते ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच संवाद भी शुरू किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला दोस्तों युगांडा की राजधानी, देखो दोस्तों एक आता है रवांडा। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस में पूछा जा चुका है, हो सकता है एसएससी जीडी में पूछ ले। एक क्वेश्चन होता है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको यदि याद है तो अच्छी बात है। एक आता है रवांडा की राजधानी, रवांडा की राजधानी भी पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में। तो मैं आपको बता दूं ये है युगांडा और ये है रवांडा, दोनों को दोस्तों सेम वॉइस आती है ना। तो युगांडा की जो राजधानी होती है वो होती है कंपाला और रवांडा की राजधानी होती है किगाली। ठीक है दोस्तों, दोनों का वर्ड देखो का से ही स्टार्ट है, तो कन्फ्यूज मत होना आप लोग।
ठीक है। तो इसका यदि आप क्वेश्चन पूछे रवांडा की राजधानी तो किगाली बताएंगे, युगांडा की राजधानी पूछेगी तो आपको कंपाला बता देना है, ठीक है। देखो मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, सभी को पता है। जापान की राजधानी टोक्यो है, ठीक है। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, सब बिल्कुल आसान है। चलिएगा आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट राजधानियाँ देखो मैंने आपको बता रखी हैं, जो आपका जिस दिन 4 फरवरी का एग्जाम होता है उस पर भी मैंने वीडियो बताया था भाई। देश राजधानी मुद्राएं भैया याद कर लेना मेरे दोस्त, आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। तो देखो मैं आपके लिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट राजधानियाँ यहाँ पर दे रखी हैं, इनको पढ़ लेना है, इससे बाहर नहीं जाने का। देखो इथोपिया की राजधानी क्या है, राजधानी है अदीस अबाबा। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, सभी को पता होगा। ब्रुनोई की राजधानी है बंदर सेरी बेगावन। कंबोडिया की राजधानी है नाम पेन है। चीन की राजधानी बीजिंग है। और ये मुद्रा की देखो मुद्राएं भी आपको याद कर लेनी है, चीन की मुद्रा होती है युआन। इटली की राजधानी रोम है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इराक की बगदाद है। अंडोरा की राजधानी अंडोरा लावेला है। ऑस्ट्रिया देखो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा होती है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। जाम्बिया की राजधानी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई इसको, ये लुसाका है। और ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी, या हम ग्वाटेमाला शहर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट राजधानियाँ हैं, इनको पढ़ लेना, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा इस वीडियो के थोड़ी देर बाद, ठीक है। इसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आया था कि 10 रुपए के नोट पर किसका चित्र है। भाई मेरे इस चैनल पर आपको लगभग 2 साल पुराना वीडियो मिलेगा, जब ये आपकी नोटबंदी हुई थी ना, जब आपके नए नए नोट चले थे ना, तो मैंने आपको 10 रुपये 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये 500 रुपये, अब तो खैर 2000 का बंद हो गया है। ये सभी नोटों पर जो भी आपके चित्र प्रचलित थे, जो भी आपके चित्र बने हुए हैं, उन पर मैंने आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, ठीक है। आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। बाकी तो अभी तो आपके बेसिक हैं, नोट तो सभी के पास ही होंगे, तो देख लेना भाई, ठीक है। देखो 10 रुपये के नोट पर किसका चित्र है भाई, ये तो बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है। तो उस पर उड़ीसा के कोणार्क से बना सूर्य मंदिर, ठीक है। 2000 के नोट पर किसका था, तो मंगलयान का था। यदि 500 रुपये के नोट पर पूछे तो क्या बताओगे सर, आप कहोगे सर लाल किला, ठीक है। ये बेसिक बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन है, जहाँ से आप नंबर दोस्तों बटोर सकते हो। तो ये क्वेश्चन तो भाई गलत करने का तो बनता ही नहीं है, समझ रहे हैं ना भाई। तो ये गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। देखो यह नोट जनवरी 2018 के चलन में है। यह नोट चॉकलेट ब्राउन रंग का है। देखो नोटों के रंग भी पूछे जाते हैं, मैंने उसी वीडियो में आपको नोट के रंग, किस नोट का क्या रंग होता है, इस पर भी दोस्तों मैंने वीडियो बनाया। उसी वीडियो में आपको मैंने सारी चीज़ें बता रखी है, ठीक है। उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लेना। इस नोट पर दोस्तों RBI, जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। इस नोट पर कई तरह की ज्यामितीय पैटर्न होते हैं। सूर्य मंदिर कोणार्क का साल 1984 में यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। और यह मंदिर जो है भगवान सूर्य को समर्पित है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सूर्य मंदिर, ठीक है। और ये रथ के आकार का है, ठीक है, रथ के आकार का है, जिसमें 24 पहिए और 7 घोड़े बने हुए हैं, ठीक है। ये जो आपका भगवान का सूर्य मंदिर, भगवान सूर्य को जो समर्पित है मंदिर, ये सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। और यह 7, जिसमें 24 पहिए हैं और 7 घोड़े हैं। और ये जो 24 पहिए हैं ये दोस्तों समय को दर्शाते हैं, ठीक है भाई। ये किसको दर्शाते हैं, समय को भी दर्शाते हैं ये 24 पहिए। चलिएगा, भारतीय नोटों पर बनी कुछ तस्वीरें हैं, जैसे कि 10 रुपये के नोट पर उड़ीसा का कोणार्क मंदिर बना हुआ है। और उस पर जो सूर्य मंदिर बना हुआ है ना, ये उड़ीसा के ही मंदिर का बना हुआ है, ठीक है। अब देखो मैं आपको सभी नोटों के एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ। 20 रुपये के नोट पर दोस्तों पीछे एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, यदि पूछे कि एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है तो आप महाराष्ट्र बताएंगे, ठीक है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं, ठीक है। इस पर आपकी 20 रुपये के नोट पर आपकी, ठीक है दोस्तों। 50 रुपये के नोट पर पीछे जो है कर्नाटक हम्पी के मंदिर, ठीक है, हम्पी के मंदिर की तस्वीर है। हम्पी के स्मारक कहाँ स्थित है, आपको सर कर्नाटक में, ठीक है। ये आपके कहाँ पर है, कर्नाटक में। 100 रुपये के नोट पर पीछे रानी की बाव है, क्या है दोस्तों, रानी की बाव है 100 रुपये के नोट पर। और 200 रुपये के नोट पर है आपका सांची का बौद्ध स्तूप। ये क्या है दोस्तों, सांची का बौद्ध स्तूप, ये आपका MP में, ठीक है। बौद्ध स्तूप के नाम से भी जानते हैं, ये आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नोट के सामने के हिस्से में महात्मा गांधी की तस्वीर, भैया सभी लोग जानते हो। और अशोक का प्रतीक और भारतीय संसद का डिजाइन होता है, ठीक है। इससे आप लोग क्या है, आपके सभी जितनी भी इंपॉर्टेंट नोट हैं, उनके पीछे कौन कौन से चित्र हैं, इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगला है दोस्तों, इसरो के जो आपके नए अध्यक्ष बने वो कौन है, डॉक्टर V नारायणन है। इनके दोस्तों मैंने आपको फोटो भी अभी भेजी थी आपको व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम पर। ये तो भाई लेटेस्ट क्वेश्चन आ गया आपका, लेटेस्ट क्वेश्चन है भैया, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखो आसान सा क्वेश्चन एग्जाम में बन गया भाई, सभी लोगों ने इसको पढ़ा होगा,
ठीक है। और इस क्वेश्चन को किसी ने गलत भी नहीं किया होगा, जो भी बच्चा पढ़ता है ना भाई, उसने ये क्वेश्चन तो गलत किया ही नहीं होगा। देखो, प्रतिष्ठित वैज्ञानिक शीर्ष ग्रेड ने 13 जनवरी 2025 की दोपहर अंतरिक्ष विभाग में सचिव, अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष और इसरो के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। इसरो का गठन कब हुआ था तो आप बता सकते हो, 15 अगस्त 1969 को। ठीक है। इसरो की फुल फॉर्म भी याद कर लेना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए विस्तृत भूमिका के साथ इनको स्पोर की जगह ली। आगे अगला क्वेश्चन देखो, मैंने आपको बता रखा है कि जितने भी आपके शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य हैं, भाई पढ़ के चले जाओ। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, मैं कह रहा हूँ गारंटी से आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन जाएगा और आराम से दोस्तों वो क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका। होजगिरी नृत्य किस राज्य का है तो आप बताओगे सर ये त्रिपुरा का है। अब देखो, होजगिरी त्रिपुरा राज्य का एक लोक नृत्य है और यह नृत्य रियांग समुदाय की महिलाओं और युवा लड़कियों के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। इस नृत्य में दोस्तों जो महिलाएं होती हैं वो, इस नृत्य में महिलाएं जो हैं वो मिट्टी के घड़े पर संतुलन बनाए हुए गाती हैं और सिर पर बोतल या मिट्टी का दीपक लहराती हैं। इस नृत्य में शरीर का सिर्फ निचला हिस्सा हिलता है। होजगिरी नृत्य से जुड़ी कुछ खास बातें हैं कि होजगिरी नृत्य में एक टीम में 4 से 6 लोग होते हैं और इस नृत्य में महिलाएं बांस की बांसुरी और बांस की झांझ जैसे गीत वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल करती हैं। रियांग महिलाएं काले रंग का पचरा और रिया पहनती हैं और रियांग महिलाएं सिक्कों की अंगूठी पहनती हैं। किसकी? सिक्कों की। और होजागिरी नृत्य, होजागिरी त्योहार जैसे कि आपकी दुर्गा पूजा या पूर्णिमा की रात को किया जाता है और इस नृत्य के जरिए पर हुक या झूम खेती, देखो झूम खेती के बारे में भी बता चुके हैं आपको, झूम खेती का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपका देखो, क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका, मूल कर्तव्यों की संख्या। तो 11 आपके मूल कर्तव्य, ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी की 5 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैंने आपको आर्टिकल, देखो भैया आर्टिकल आपको कितने याद करने हैं, आर्टिकल 1 से लेकर 80 तक के जितने भी आर्टिकल हैं सब पढ़ डालो भैया अच्छे से, कह रहा हूँ एक भी बार नहीं जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 51A में 11 मौलिक कर्तव्यों को वर्णन किया गया है, जिनमें से आपके जो 10 को तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था और बाद में 2002 में इन्हें 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों की तत्कालीन यूएसएसआर के संविधान से उधार लिया गया और इसका उद्देश्य सभी नागरिकों पर देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और भारत की एकता को बनाए रखने के लिए नैतिक दायित्व लागू करना है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें सही से देखें। यहाँ पर मैं भारत के 11 मौलिक कर्तव्यों की आपके लिए सूची लेकर आया हूँ, इनको अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं भाई, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य पढ़ के जाओ, एक नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको यहाँ से। देखो भाई, पहला है आपका आर्टिकल 51A, संविधान का पालन करना, उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन सिर्फ इतना सा ही एग्जामिनर यहाँ से उठा सकता है कि बताएगा कि राष्ट्रीय गान का आदर करना, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना हमारे मौलिक कर्तव्य यह किस अनुच्छेद में आता है, यह किस अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 51A बता सकते हैं आप। ठीक है। अनुच्छेद 51A का में बोल सकते हैं। ठीक है। 51A(B) में क्या है, उन महान आदर्शों को संजोकर रखना, उनका पालन करना जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया है। ठीक है। 51AC क्या दर्शाता है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 51AD क्या दर्शाता है कि देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करना। 51AE भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय और सांप्रदायिक भेदभाव को ऊपर उठकर सद्भाव और सम्मान, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। 51AF हमारी मिश्रित संस्कृति के समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। 51AG वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना। 51AH में है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, जिज्ञासा एवं सुधार की भावना का विकास करना। 51AI में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा का परित्याग करना। 51AJ में व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों उत्कृष्ट और प्रयास, ताकि राष्ट्रीय नियंत्रण प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके। 51AK में दर्शाता है कि यदि कोई माता पिता या संरक्षक अपने बच्चे या जैसे भी मामला हो, वो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करे, ना कि उनसे बाल श्रम कराया जाए। समझ रहे हैं ना भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है। आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आया था आपका
कि काराकोरम दर्रा। देखो भारत में आपके जितने भी प्रमुख दर्रे, यहाँ से आपको क्या करना, एक टॉपिक भाई, जितने भी लोग हैं हमारे जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है भाई, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। प्रमुख दर्रे, जितने भी दर्रे हैं, जेलेपला दर्रा, ठीक है, काराकोरम दर्रा, ये देखो आपके एग्जाम में भी आया है। काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है, तो आप बताओगे जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। और जो काराकोरम दर्रा, ये काराकोरम पर्वतमाला में भारत के जम्मू कश्मीर राज्य और जनवादी गणतंत्र चीन द्वारा नियंत्रित शिजियांग प्रदेश के बीच 4,693 मीटर, ठीक है। यदि फुट में बात करेगा तो 15,397 फीट बता सकते हैं। ये आपका हिंदी में लिखा है, ठीक है। और ऊंचाई पर स्थित है। यह एक पहाड़ी दर्रा है और ये लद्दाख के लेह शहर और तारमी द्रोणी के यारकंद क्षेत्र के बीच प्राचीन व्यापारिक मार्ग का सबसे ऊंचा स्थान है। भारत के कुछ प्रमुख दर्रे हैं और उनके राज्य जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। ये प्रमुख दर्रे मैं आपको बता दे रहा हूँ, कौन सा दर्रा आपका कहाँ पर स्थित है, इनको पढ़ के जाइएगा। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। हल्दी घाटी दर्रा राजस्थान में है। जेलेपला दर्रा अभी मैंने बोला था सिक्किम में है। खारदुंगला दर्रा ये आपका लद्दाख में है। इसके बाद आपका लिपुलेख दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई इसको, ठीक है। यहाँ से देखो प्रमुख दर्रे आपके एग्जाम में बन जाएंगे क्वेश्चन यहाँ से। उत्तराखंड में नाथुला दर्रा सिक्किम में है। पलक्कड़म गैप दर्रा केरल में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला दर्रा लद्दाख में है। लानका दर्रा जम्मू कश्मीर में आपका स्थित है। जम्मू कश्मीर लद्दाख में स्थित है लानक दर्रा, ठीक है। ये आपको बस पढ़ के जाना है, यही इतने इंपॉर्टेंट, अलग से कोई भी दर्रा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस इतने पढ़ लो। आगे चलते हैं। अगला है आपका कुंजुम दर्रा। कुंजुम दर्रा ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, लाहौल और स्पीति। काराकोरम दर्रा अभी मैंने बताया जम्मू कश्मीर में स्थित है। सासेरला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। और सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश से। इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। ये ऐसे वो क्वेश्चन है जो आपके PYQ बेस्ड क्वेश्चन है और आगे आपने की संभावनाएं हो सकती हैं। आगे आगे देखो भाई, मैं आपको बता दूं, जितने भी आपके खेल यानी कि जितने भी आपके गेम्स चैप्टर से जो भी आपके क्वेश्चंस हैं ना भाई, उनको सभी पढ़ लो। कौन से खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, किस खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, खेलों की प्रमुख शब्दावली क्या है, ये सब कुछ पढ़ के चले जाओ। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको जरूर मिलेगा। देखो वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है भाई, 6 खिलाड़ी होते हैं, सिंपल सा है। क्रिकेट में पूछेगा तो 11। करलिंग में पूछेगा तो 4। फुटबॉल में भी 11 होते हैं, ठीक है। ये फुटसॉल है, इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है। हॉकी में कितने होते हैं, 11। हॉकी 5S में कितने होते हैं, तो हॉकी 5S में होते हैं आपके 5। आइस हॉकी में 6 होते हैं। बास्केटबॉल में 5। बेसबॉल में 9। खो खो में भी 9 होते हैं। रग्बी फुटबॉल, जहाँ पर सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में होती है, ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। तो सबसे ज़्यादा एकमात्र खेल है रग्बी फुटबॉल, जिसमें खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है, ठीक है। पोलो में 4 होती है। वाटर पोलो में 7 होती है। वॉलीबॉल में आपकी 6 होती है, ठीक है। बीच वॉलीबॉल में आपके 2 होते हैं। कबड्डी में 7। लैक्रोस में 10। हैंडबॉल में 7। खो खो में 9। और सेपक टकरा में आपके 3 खिलाड़ियों की संख्या होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो भैया कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल। तो सेल की खोज किसने की थी, तो आप बता सकते हो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में ये वाला बना था, ठीक है। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। अब देखो यहाँ पर रॉबर्ट हुक के बारे में कुछ बताया गया है कि कोशिका की खोज ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने साल 1665 में की थी। अब देखो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा कि कोशिका की खोज किसने की, तो आपने बता दिया रॉबर्ट हुक। हो सकता है आने वाली शिफ्टों में यही क्वेश्चन पूछ दे कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब की थी। क्यों, क्योंकि भाई एग्जामिनर जानता है कि मैंने इस शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको दिया है, तो आने वाली शिफ्ट में वो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, तो आपसे समय भी पूछ सकता है कि कब की थी, 1665 में। यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। उन्होंने कॉर्क की पतली काट को अपनी बनाई सूक्ष्मदर्शी से देखा था। उन्होंने कॉर्क की मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी और उन्होंने इन्हें सेल का नाम दिया, जिसको बोलते हैं कोशिका। जिसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, कोशिका कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कोशिका। कोशिका शब्द किस भाषा का शब्द है। अब यहाँ से एक ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया, तो आप बोलोगे सर ये जो कोशिका शब्द है ये आपके लैटिन भाषा का शब्द है। किसका है, लैटिन भाषा का शब्द है और सेलुला से लिया गया है, जिसका मतलब होता है खोखला स्थान या छोटा कमरा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि भैया आने वाली शिफ्टें
में जो क्वेश्चन बनेंगे ना भाई, वो इन्हीं से क्वेश्चन के आसपास से क्वेश्चन उठाकर पूछेगा आपसे। कहीं विदेश से क्वेश्चन लेने नहीं जाएगा वो यहीं से आपको उठा के क्वेश्चन पूछेगा आसपास की चीज़ों के बारे में। जैसे कि कोश शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। कोश शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आपसे बता सकते हो उसका अर्थ होता है खोखला स्थान या छोटा कमरा भी कह सकते हैं। जैसे कि कोशिका से जुड़ी कुछ खास बातें हैं, जैसे कि कोशिका के केंद्रक की खोज स्कॉटिश ने वनस्पति शास्त्री हैं ये रॉबर्ट ब्राउन ने साल 1831 में की थी। ये वर्ष याद रख लेना मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा, कोशिका के केंद्रक का मुख्य काम क्या होता है? तो कोशिकाओं के डीएनए को संचित करना। किसको? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए का फुल फॉर्म है, डीएनए का फुल फॉर्म भी याद कर लेना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है। आरएनए का भी याद कर लेना, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। कोशिका की खोज ने कई वैज्ञानिक प्रगतियां को शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, देखो अभी मैंने आपको गेम्स से जुड़ा क्वेश्चन बताया था कि जितने भी आपके खिलाड़ी हैं वो किस खेल से संबंधित आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर पूछा स्मृति मंदाना, तो स्मृति मंदाना किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से हैं, ठीक है। यह एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो आप बता सकते हो ये सर जिम्नास्टिक्स से हैं। किससे हैं? आपकी जिम्नास्टिक्स से हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ठीक है। चलिएगा, अगला है कि क्रिकेट मैच में टॉस होने के बाद विपक्ष खिलाड़ी से संबंधित था। देखो, अच्छा, यहाँ से दोस्तों आपका जो है ये क्वेश्चन दोस्तों पूरी तरीके से मुझे नहीं मिल पाया था, तो ये क्रिकेट मैच में टॉस होने के बाद विपक्ष खिलाड़ी से संबंधित एक कोई क्वेश्चन था, वही मैंने इसमें टाइप हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन मैंने कलेक्ट कर पाए हैं ना भाई, वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, जितने मुझे मिले। हालांकि सभी क्वेश्चन तो भाई कोई याद नहीं रख पाएगा, भाई ऑनलाइन एग्जाम है, लेकिन जितने मिल सकते हैं ना भाई सभी शिफ्टों के, वो सारे आपको इसमें दिए गए। अभी मैं केवल पहली शिफ्ट का बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी दूसरी का भी बताऊंगा, तीसरी के भी बताऊंगा। केवल शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहो आप लोग बस। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भाई बताओ, इतना आसान क्वेश्चन, 9 दिसंबर 1946 को। बताओ एग्जाम में आपके आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी भाई, ठीक है। यह बैठक संविधान हॉल में हुई थी, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के नाम से भी जाना जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक से कुछ जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इस बैठक में कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था? आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन बनेगा भाई, 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या किया था? बहिष्कार किया था। इस बैठक में अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया गया, तभी तो ये भारत पाकिस्तान आपका अलग हुआ, पहले तो एक ही था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो, जब एग्जामिनर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाएगा ना, तो यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा कि बताएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था। तो ये डेट आपको याद रखनी होगी, 13 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा एग्जामिनर घुमा देगा आपको। अगला क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? भाई बताओ, ये क्वेश्चन तो भैया सभी को पता होगा। अब ये क्वेश्चन जिसने गलत किया है ना, तो समझ लो वो उस जनगणना में शामिल नहीं है। बिल्कुल रियल बता रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान। आगे चलो, अगला है, देखो यहाँ से आपको बता दूं, कैबिनेट मंत्री और मंत्रालय से जुड़े मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जो आपका यहाँ से पढ़ के चले जाना, जिससे जिनको नहीं पता वो इस चीज़ को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि क्वेश्चन बनता है तो आप लोग कर जाओगे। जैसे कि अमित शाह जो हैं ये गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं, मंत्रालय से हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय। और नितिन गडकरी सड़क परिवहन और हाईवे। जेपी नड्डा स्वास्थ्य परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक। शिवराज सिंह चौहान कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास। निर्मला सीतारमण वित्त और कारपोरेट मामले। एस जयशंकर विदेश। मनोहर लाल खट्टर विदेश। एस जयशंकर विदेश। मनोहर लाल खट्टर आवास शहरी मामले ऊर्जा मंत्री। एच.डी. कुमारस्वामी भारी उद्योग और इस्पात। पीयूष गोयल कॉमर्स इंडस्ट्री। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, ठीक है। जीतन राम मांझी सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्योग। ललन सिंह जेडीयू पंचायती राज फिशरीज और पशुपालन और डेयरी। सर्बानंद सोनोवाल पोर्ट्स शिपिंग और जलमार्ग। डॉक्टर वीरेंद्र खटीक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन। प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मामले खाद्य पीडीएस नवीन और नवकरणीय ऊर्जा। जुएल ओराम आदिवासी मामले। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री। अश्विनी वैष्णव रेल सूचना प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी। ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास। भूपेंद्र यादव
पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन, गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति एवं पर्यटन, अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास, किरण रिजिजू संसदीय कार्य अल्पसंख्यक मामले, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, मनसुख मांडविया ये श्रम रोजगार युवा और खेल मामले से संबंधित हैं, जी किशन रेड्डी कोयला और खनन से, चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण और सी आर पाटिल जल शक्ति से। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इनको एक बार जरूर देख के जाइएगा। देखो आपके एग्जाम में जितने भी वंश हैं, कौन वंश का कौन शासक था, इस वंश का अंतिम शासक कौन था, जिसकी हत्या किसने की, ये सब पढ़ के जाना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया था कि शुंग वंश का अंतिम शासक देवी भूति की हत्या कब की गई थी, बताओ 73 ईसा पूर्व में। कब की गई थी, 73 ईसा पूर्व में। ठीक है भाई, चलिए देखो अब यहाँ से इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की थी, जिसने सिंहासन हड़प लिया था और वहीं से कण्व वंश की स्थापना भी हो गई थी। अगला क्वेश्चन आया था कि कोलकाता का कौन सा त्यौहार है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, तो वो है आपका दुर्गा पूजा। और दुर्गा पूजा कहाँ का है, पश्चिम बंगाल कोलकाता का। ठीक है भाई, पश्चिम बंगाल कोलकाता का है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है भाई। दुर्गा पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है वहाँ पे। अगला है कि वर्तमान में कौन सा बिल पास हुआ है, वर्तमान में कौन सा बिल पास हुआ है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना था। अगला क्वेश्चन है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो वो है आपके नीरज चोपड़ा। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि भीमराव अम्बेडकर ने महान सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी, तो ये 20 मार्च 1927 को की थी। कब की थी, 20 मार्च 1927 को की थी। देखो भाई मैंने आपसे बोल रखा है कि पंचवर्षीय योजना है, आपकी टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं कितनी है, 12 पंचवर्षीय योजना। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक पंचवर्षीय योजना का एक स्पेशल सी वीडियो मिल जाए जिसमें आपको 12 पंचवर्षीय योजना मैं बताऊंगा। ठीक है, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा आपके लिए जल्दी से जल्दी एक वीडियो अपलोड कर दूं। आपको केवल वो 12 पंचवर्षीय योजना पढ़ लेनी है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा और सबका वहाँ से एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा। तो चौथी पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, 1969 में। आपको सब जितनी भी पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर आधारित हैं, कब इसको लागू किया गया, ये सब कुछ याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, मैं इसके लिए वीडियो आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश जरूर करूंगा जल्द से जल्द। ठीक है, चलिएगा हरित क्रांति, जितनी भी आपकी क्रांतियां सब पढ़ डालो भाई। हरित क्रांति का संबंध किससे है, पीली क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति। ठीक है, ये सब कुछ पढ़ के जाओ। ठीक है, हरित क्रांति से क्या लाभ होता है, तो देश के खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होती है। हरित क्रांति से क्या होता है, देश के खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होती है। एक क्वेश्चन आया था कि एक इस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का रूप है, ये शायद क्वेश्चन को टाइप करने में दिक्कत हुई होगी, तो ये आपका भरतनाट्यम से है। ठीक है, भरतनाट्यम से। राज्य विधान परिषद का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 169 में। किस में है दोस्तों, राज्य विधान परिषद का उल्लेख किस में है, आर्टिकल 169 में। राज्यसभा के नियम कौन बनाता है, तो ये नियम समिति बनाती है। राज्यसभा के नियम कौन बनाता है मेरे दोस्तों, तो आप कहोगे सर नियम समिति बनाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था कि रोहिंग्या मुसलमान, तो भैया ये तो आप लोगों ने न्यूज़पेपर में रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में पढ़ा होगा। ये किस देश से आते हैं, तो ये म्यांमार से आते हैं। कहाँ से आते हैं ये म्यांमार से आते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य जिसमें केवल एक व्यक्ति नृत्य करता है, तो वो है दोस्तों भरतनाट्यम। इसीलिए इसको एकल नृत्य भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, इसको एकल नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा राज्य नंदी पुरस्कार देता है, देखो कौन सा राज्य नंदी पुरस्कार देता है, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है ना वो कैसे देता है भाई, नंदी पुरस्कार भी प्रदान करता है। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा हिंदी के, मुझे जो जो क्वेश्चन जिन लोगों के माध्यम से मुझे पता चला वो मैं आपसे के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब मुझे जीके के भी क्वेश्चन मिले थे और हिंदी का। अब देखो मैथ के क्वेश्चन थोड़ी कोई याद कर पाएगा एग्जाम में, समझ रहे हैं ना भाई। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैथ का भी सॉल्यूशन कराओ, तो भाई मेरे पास मैथ के क्वेश्चन ही नहीं है, तो बताओ मैं आपको कैसे सॉल्व कराऊँ। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वो मैथ के क्वेश्चन मुझे कहीं से भी कैसे भी करके वो क्वेश्चन मिल जाए, जिससे मैं आप लोगों के लिए वो सॉल्यूशन करा सकूँ। जो आपके 4 फरवरी 5 फरवरी 6 फरवरी के जितने भी आपके शिफ्टों में मैथ के क्वेश्चन बने हैं, यदि वो क्वेश्चन मुझे मिल जाते हैं तो मैं उनका सॉल्यूशन जरूर कराऊंगा भाई। मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैं भाई आप लोगों के लिए मैं मैथ का सॉल्यूशन करा सकूं, लेकिन वो क्वेश्चन ही नहीं मुझे मिल रहे हैं कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, समझ रहे हैं ना भाई। तो इसलिए मैं आपको सॉल्यूशन अभी नहीं करवा पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, यदि बाई चांस मुझे वो वीडियो वो कहीं से भी क्वेश्चन मुझे मिल जाता है मैथ का, तो मैं इस पर वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अब देखो हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे भाई, देखो आग लगना, हिंदी के यहाँ पे क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। आग लगना मुहावरे का अर्थ क्या है, झगड़ा करना, क्रोध भड़कना या नष्ट होना, ये सभी होते हैं अर्थ। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन आया था कि अमर का विलोम क्या है, भाई अमर का विलोम क्या होता है, मृत्यु होता है, मृत्यु कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हैं जिनको आपको पढ़ के जाना है, जैसे आशा का निराशा, सुख का दुख होता है, जीवन का मृत्यु, प्रकाश का अंधकार, शांति अशांति, आगामी का गत,
ठीक है, स्वतंत्रता का प्रतंत्रता, भय का निर्भय, वीर का कायर, ये ठीक है। और एक आप याद कर लेना, एक कौन सा था भाई, एक वो याद नहीं आ रहा मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट था बट वो याद नहीं आ रहा मुझे। यदि याद आ जाता तो मैं ज़रूर बता दूंगा, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। गंगा का पर्यायवाची, गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखो भागीरथी है, जानवी है, तृप्तगा है, विष्णुपाद है, सुरसरता, नर्मदा, कावेरी, ब्रह्मतीर्थ, गंगोपियनी बोलते, अलकनंदा भी बोलते, ये गंगा का पर्यायवाची है और ये इंपॉर्टेंट भी है। देखो क्वेश्चन रिपीट भी होंगे मेरे भाई, ये मत सोचना कि भैया एक क्वेश्चन इस शिफ्ट में आ गया तो आगे नहीं पूछा जाएगा, रिपीट भी होगा। इसलिए कह रहा हूँ जितनी भी शिफ्ट के क्वेश्चन आपको जहाँ से भी मिल जाएं उनको अच्छे से पढ़ के जाओ, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। मंदाकिनी है, देवनदी, विष्णुपदी, विष्णुपदा, देवपागा, ध्रुवनंदा, सुरसरी, अमृतरंगिनी, नदीश्वरी। अब देखो, अब मैं यहाँ से आपको बताऊंगा 5 फरवरी को सेकंड शिफ्ट के एग्जाम के बारे में, ठीक है। कि अब देखो ये तो हो गया फर्स्ट शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में आपको हिंदी और जीके के सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए। अब मैं बता दे रहा हूँ आपको सेकंड शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन बने थे। तो देखो सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आता है कि लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो देखो लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो वो कर सकता है भारत का राष्ट्रपति, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। संविधान के आर्टिकल 85 बी में इस बात का प्रावधान दिया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट, स्टार बना के नोट कर लेना भाई, आगे आने वाली शिफ्टों में बनेंगे ये क्वेश्चन। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने का अधिकार भी रखते हैं। लोकसभा को भंग करने का फैसला मंत्रिमंडल की सलाह पर कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बताएगा कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो वो है भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। और वो भी कब करेगा? मंत्रिमंडल की सलाह पर। आगे चलते हैं। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले वो किस राज्य की राज्यपाल थी? तो वो दोस्तों झारखंड की थी। ये देखो कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने भाई, बहुत सोच समझ कर ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में दिया है कि द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति नहीं थी उससे पहले ये किस राज्य की राज्यपाल थी? तो ये झारखंड की थी, याद होना चाहिए भाई। अब देखो द्रौपदी मुर्मू के बारे में बताया है कि द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिले की रायरंगपुर की एक आदिवासी नेता है, ठीक है, ये आदिवासी हैं। और द्रौपदी मुर्मू एक मृदुभाषी नेता हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से उड़ीसा की राजनीति में अपनी जगह बनाई। 2022 में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद वह सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाली पहली आदिवासी और दूसरी महिला बन गई हैं, ठीक है, दूसरी महिला हैं और पहली आदिवासी महिला है, ठीक है, ये याद रखना। पद्मश्री 2024 किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। तो साल 2024 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली जितने भी आपके खिलाड़ी हैं उन सभी के नाम दिए गए हैं आपके। तो देखो वो हैं आपके रोहन बोपन्ना टेनिस प्लेयर हैं, ज्योत्सना चिनप्पा स्क्वैश प्लेयर, उदय विश्वनाथ देशपांडे मलखंभ प्लेयर, गौरव खन्ना बैडमिंटन प्लेयर, सत्येंद्र सिंह लोहिया तैराकी में, पूर्णिमा महतो तीरंदाजी में, हरविंदर सिंह हॉकी के लिए, इन्हें साल 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन आपका देखो जनगणना से। भाई जनगणना से जितनी भी 2011 की जनगणना है एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सब कुछ पढ़ डालो, जनगणना से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने का। जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर एवं पुरुष साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर किस राज्य का था? तो वो था आपका राजस्थान। कितना था? राजस्थान, ठीक है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की साक्षरता दर 74.04% थी और इस दर में पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो 82.14% और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% थी। साल 2011 की जनगणना से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि साल 2011 की जनगणना भारत की कौन सी भी जनगणना थी? ये क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट, 15वीं जनगणना। दूसरा, साल 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो भाई इसको, आने वाली शिफ्टों के लिए बता रहा हूँ जिनका पेपर नहीं हुआ है। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा थी और वैसे भी केरल राज्य में सबसे ज़्यादा साक्षर लोग हैं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार में साक्षरता दर सबसे कम थी। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक लक्षद्वीप से सबसे ज़्यादा साक्षर केंद्र शासित प्रदेश था। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक दादरा और नागर हवेली में साक्षरता दर सबसे कम थी। अब देखो दादरा और नागर हवेली, इनकी यदि आपसे राजधानी पूछेगा तो राजधानी क्या है? देखो सिलवासा है, ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट है, पूछ लेता है। दादरा और नागर हवेली की राजधानी क्या है? तो आप क्या कहोगे? सिलवासा। राजधानी क्या हो जाएगी? सिलवासा, ठीक है, इसको याद रख लेना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो फिर से पूछा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना गाडगिल मॉडल पर आधारित थी? तो वो थी आपकी चतुर्थी
पंचवर्षीय योजना या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के विकास और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने पर केंद्रित थी। यह योजना का जो मकसद है वो धन और आर्थिक शक्ति को बढ़ाने, संकेंद्रण को पुरानी प्रवृत्ति को ठीक करना था। यह योजना गॉडगिल फार्मूले पर आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न कि इस योजना का मकसद धन और आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण को ठीक करना था। यह योजना स्थिरता के विकास और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने पर केंद्रित थी। यह योजना गॉडगिल फार्मूले पर आधारित थी। किस पर थी? गॉडगिल फार्मूले पर। नेक्स्ट अगला अगला क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? वैसे तो ये पुरस्कार जो होता है मैं आपको बता दूं ये फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार से अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, भैया मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है। मिथुन दादा को मिला है ये, ठीक है। नाम तो भैया सभी लोग जानते हो, मिथुन दादा। यह पुरस्कार उन्हें 8 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया था। दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए चुनी गई वहीदा रहमान है। अनुच्छेद 352 का संबंध किससे? तो ये राष्ट्रीय आपातकाल को दर्शाता है। आर्टिकल 352 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन था। सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को किया होगा भाई, सभी लोगों ने, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला है कि यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाए कि कोई गंभीर आपात विद्यमान है जिससे भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा, युद्ध या बाह्य आक्रमण यानी कि कोई बाहरी आक्रमण ना करे, आंतरिक अशांति के कारण खतरे में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा उस आशय की घोषणा कर सकेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जितने भी आपके प्रमुख घास मैदान है भाई, प्रमुख घास मैदान से भी क्वेश्चन बन रहे हैं भाई। प्रमुख घास के मैदान, प्रमुख घास के मैदान, यहाँ से भी आपके एग्जाम में आप क्वेश्चन देखने को मिले हैं भाई, तो इनको भी पढ़ के जाइएगा। पंपास कहाँ का? अर्जेंटीना का। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है ऐसा ही। दुनिया के कुछ प्रमुख घास के मैदान है, जैसे सवाना है आपका, ठीक है। यह अफ्रीका के घास के मैदान को कहते हैं। यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। प्रेयरी, प्रेयरी जो है ये आपका कहाँ का है? तो प्रेयरी आपका उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को कहते हैं। स्टेपी आपके मध्य एशिया और यूरोप के घास के मैदान को कहा जाता है। सेरेडो, सेरेडो आपके दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को कहते हैं। पंपास दक्षिण अमेरिका और समशीतोष्ण घास के मैदानों को कहते हैं। वेल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, अफ्रीका के घास के मैदानों को कहा जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को कहते हैं। रेजलैंड भी ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को कहा जाता है। कैंटरबरी, कैंटरबरी आपकी न्यूजीलैंड की घास के मैदानों को कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे देखो आपका आया था 2 सितंबर में, देखो एक नृत्य आया गया कि सत्रिया, सत्रिया नृत्य का प्रतिपादक कौन है? देखो सत्रिया मनाया कहाँ जाता है तो मैं आपको बता दूं ये असम का है, ठीक है। सत्रिया कहाँ का? असम का है। लेकिन पूछा कि प्रतिपादक कौन था, अब आ गया सरोदी सैकिया। कौन है? सरोदी सैकिया, ठीक है। भरतनाट्यम की प्रतिपादक उर्मिला सत्यनारायण है। कौन है दोस्तों? उर्मिला सत्यनारायण। ये किसकी? ये भरतनाट्यम की है, ठीक है। सत्रिया नृत्य के प्रतिपादक श्रीमंत शंकर देव हैं। मणिपुर नृत्य के प्रतिपादक गुरु विपिन सिंह, दर्शन झावेरी, राजकुमार सिंहजीत सिंह और प्रीति पटेल हैं। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का भाई? ये तो आंध्र प्रदेश का है और इसके प्रतिपादक हैं वेम्पति चिन्ना, ठीक है। ये आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। सत्यम यामिनी रेड्डी, राजा राधा रेड्डी और वैजयंती काशी, ये भी दोस्तों इसके प्रतिपादक रही हैं। नेक्स्ट मोहिनीअट्टम नृत्य में प्रतिपादक कलामंडलम, क्षेमावती, सुनंदा नायर, भारती शिवाजी और मैथिली देविका रही हैं। नेक्स्ट है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? देखो पंचवर्षीय योजना का पहला ही पॉइंट पूछ लिया भैया, 1951 से 56। भाई इनकी डेट किस मॉडल पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाओ, क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% बनेगा। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का साल 1951 से लेकर 1956 के बीच चली। इस योजना को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में पेश किया था। पहले पंचवर्षीय योजना से जुड़ी कुछ खास बातें हैं कि यह योजना भारत की पहली पंचवर्षीय योजना थी। इस योजना ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में पेश किया। और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 57 से लेकर 1960 से 61, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, ठीक है। हॉकी के खेल के मैदान का आकार कितना होता है? क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है? ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे भाई खेल से संबंधित। तो हॉकी के खेल का मैदान का आकार होता है 91.40 मीटर इंटू 55 मीटर, या यार्ड में पूछेगा तो 100 इंटू 60 यार्ड के आयताकार क्षेत्र का होता है। हॉकी के मैदान से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि मैदान के बीच में एक केंद्रीय रेखा होती है, ठीक है। और मैदान के दोनों छोरों पर 2.14 मीटर ऊंचा और 3.66 मीटर चौड़ा लक्ष्य होता है। मैदान के बीच में और उसके पार रेखाएं होती हैं जो हर अंतिम रेखा को 22.90 मीटर की दूरी पर होती हैं।
पेनल्टी स्पॉट स्पॉट जिसे स्ट्रोक मार्क भी कहते हैं 0.15 मीटर व्यास का एक स्पॉट होता है। पेनाल्टी स्पॉट हर गोल में केंद्र को 6.40 मीटर की दूरी पर होता है। मैदान की सीमा टर्फ पर चिन्हित होती है। छोटी रेखाओं को बैकलाइन कहा जाता है। मैदान की एक मिड लाइन से दो बराबर हिस्सों में बांटा जाता है और हर हाफ को 23 मीटर लाइन में बांटा जाता है। टाइम आउट खेल किस खेल से संबंधित है? भाई आप लोगों ने क्रिकेट में देखा होगा, जब क्रिकेट में यहाँ पर एक इतनी बड़ी सी टीवी सी लगी रहती है एक खंबे पर, तो उसमें जब उसमें एक लिख के आता है आपका टाइम आउट, समझ रहे हैं ना, टाइम आउट आता है ना लिख के, तो वही ये आपका किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, क्रिकेट में टाइम आउट एक अनोखा आउट होने का तरीका है जो तब होता है जब नया बल्लेबाज विकेट गिरने या किसी खिलाड़ी के रिटायर हर्ट करने के बाद समय की क्रीज पर नहीं पहुंचता है। ठीक है, समय की क्रीज पर नहीं पहुंचता है, अगर वह समय पर अगली गेंद खेलने के लिए तैयार नहीं होगा तो उसे टाइम आउट दिया जाता है। ठीक है, एंजेलो मैथ्यूज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी हैं। अब देखो टाइम आउट से संबंधित क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है ना कि टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? तो श्रीलंकाई बल्लेबाज था एंजेलो मैथ्यूज। ठीक है, एंजेलो मैथ्यूज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। कच्छ का रण कहाँ है भाई? गुजरात में। तो कच्छ का रण महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? अभी देखो महीना पूछ लिया है। ठीक है, महीना पूछ लिया भाई इन्होंने, तो नवंबर से फरवरी के बीच में मनाया जाता है। ठीक है, कच्छ का रण उत्सव हर साल नवंबर में फरवरी के बीच मनाया जाता है। यह उत्सव गुजरात, मैंने बताया ना कच्छ जिला सबसे बड़ा जिला, देखो कच्छ आया था गुजरात, अब ये कच्छ का उत्सव पूछ लिया इन्होंने, पर्यटन द्वारा आयोजित किया जाता है। साल 2024 में यह उत्सव 1 नवंबर से 20 फरवरी तक मनाया जाएगा। रण उत्सव के बारे में इंपॉर्टेंट बातें कि रण उत्सव को कच्छ के रण के महोत्सव या कच्छ के बारे में जानते हैं, उत्सव के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह उत्सव आपके सफ़ेद रेगिस्तान के किनारे मनाया जाता है। इस उत्सव में संगीत, नृत्य और पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। इस उत्सव में ऊंट सफारी भी की जाती है और इस उत्सव में लाइव टेंट भी लगाए जाते हैं। यहाँ पर लाइव नहीं, यहाँ पर लाइट होगा। ठीक है, लाइट टेंट लगाए जाते हैं। आगे चलते हैं। इस उत्सव में कच्छ के पारंपरिक हस्तशिल्प, बंदिनी, साड़ियाँ, आभूषण भी बेचे जाते हैं। इस उत्सव में ऐतिहासिक स्थल, वन्य जीवन अभ्यारण्य, संग्रहालय, महल और किले भी देखे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आया था मोस्ट इंपॉर्टेंट आया था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब की गई? 1 दिसंबर 2018 को की गई थी। ठीक है, ये याद रख लेना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 को हुई थी। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये, भाई सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। यह रकम 3 किस्तों में आती है। यह रकम 2-2 हज़ार करके आती है। 2,000, फिर आपका तिमाही 2,000, फिर आपका 2,000। ठीक है, ऐसे करके ये दोस्तों आपकी किस्त 6,000 आती है। समझ रहे हैं ना। आगे चलते हैं। किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो भाई सर्वाधिक किसकी है? केरल की है। किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक? तो केरल की। ये भी क्वेश्चन अभी आया था, आपको बताया था मैंने। चंद्रगुप्त की मौर्य की माता का नाम? भैया मुरा नाम था, याद रख लो चंद्रगुप्त की मौर्य की माता का नाम क्या था। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आया था। अब देखो हिंदी में क्या आया था आपकी सेकंड शिफ्ट में, हिंदी से क्वेश्चन आता है कि छप्पर फाड़ के देना। भैया कहते हैं ना कि भाई ईश्वर जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, मतलब किसी वस्तु को अचानक से अधिक मात्रा में मिल जाना, और इसका मतलब क्या हो सकता है? छप्पर फाड़ के देना। देखो धरती का पर्यायवाची आया था वसु, वसुधा, धरा, वसुंधरा, पृथ्वी। ठीक है, ये सभी किसके यहाँ चला? वसुंधरा, रत्नगर्भा, मही, वसुधा, धरित्री, ये धरती के पर्यायवाची हैं। ये मैंने आपको बताया भी था हिंदी में। अब यहाँ से बात करते हैं एसएससी जीडी की 5 फरवरी की थर्ड शिफ्ट के बारे में। ठीक है, कि थर्ड शिफ्ट में आपके जीके और हिंदी से क्या क्या क्वेश्चन जो है बने थे। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर दोनों शिफ्टों के बता दिए हैं। जो जो क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। हिंदी में कौन से आए थे और कौन सा विलोम शब्द पूछा, कौन सा पर्यायवाची पूछा, जीके के सारे बता दिए। ठीक है, अब थर्ड शिफ्ट की यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो भाई प्लेयर से संबंधित देखो फर्स्ट शिफ्ट में भी आया, सेकंड में भी आया और थर्ड शिफ्ट में भी पूछ लिया कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो रोजर बिन्नी का आ गया भैया, रोजर बिन्नी क्रिकेट से संबंधित है। इसीलिए कह रहा हूँ भाई जो जो टॉपिक बता रहा हूँ ना भाई उनको करके जाइएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। आगे देखो रोजर बिन्नी वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। उन्होंने भारत के पूर्व क्रिकेट टीम के कप्तान सौरभ गांगुली से पद संभाला था। गांगुली 2009 से 2022 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष थे और बिन्नी जो है ये टी20 विश्व कप से ठीक पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष बने थे। आगे चलते हैं। क्रिकेटर यूसुफ पठान का संबंध बंगाल के किस संसदीय क्षेत्र से है? तो वो है आपका बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र से है। बंगाल के मुर्शिदाबाद के जिला बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र के चुनावी मैदान में उतरे यूसुफ पठान ने कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया था।
गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है भैया? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया भाई, हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया भाई। कितनी बार मिलता है? एक बार मिलता है, ठीक है, एक बार मिलता है, ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में और क्या क्या है भाई, बता देता हूँ। गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। वेदों की संख्या, वेद कितने होते हैं? चार, चार वेद, और वेदांग छह वेदांग, चार वेद छह वेदांग। और पुराण कितने हैं आपके? 18। ये तो भाई सभी को याद होंगे भाई, पुराण कितने हैं आपके? 18। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है? एक बार मिलता है। ऋग्वेद में गंगा के अलावा यमुना नदी का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में गंगा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में 10.75 में नदी स्तुति में गंगा का उल्लेख मिलता है। देखो गंगा नदी के बारे में सारे बता दिए कि ऋग्वेद में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। अगला दोस्तों नृत्य से क्वेश्चन देखो आ गया भाई। लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य पढ़ के जाओ, वाद्य यंत्र एवं वादक भी पढ़ के जाओ, सब कुछ मिलेगा। चिराऊ नृत्य है, ये आपका मिजोरम का है, ठीक है। चिराऊ नृत्य मिजोरम का ये सबसे पुराना नृत्य के रूप में से जाना जाता है। इसे बांस नृत्य के नाम से भी जानते हैं। किस नृत्य से? बांस नृत्य। यह चेवर किसी फसल के भरपूर पैदावार जैसे विशेष अवसरों पर 6 से 8 व्यक्तियों के द्वारा जमीन पर क्षैतिज रूप से एक के ऊपर एक रखे गए बांस की डंडियों में एक जोड़ी को पकड़कर किया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था योजना आयोग। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भाई भारत का प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? पीएम। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट आने वाली शिफ्ट के लिए 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग का मुख्यालय भैया पता होना चाहिए, नई दिल्ली में है। योजना भवन में 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को भंग कर दिया गया था। योजना आयोग में अर्थशास्त्र, उद्योग, विज्ञान और सामान्य प्रशासन जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। आयोग के पदेन सदस्यों में वित्त मंत्री और कृषि मंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, कानून मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री और योजना राज्य मंत्री शामिल थे। अगला क्वेश्चन आया था कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू कर गई योजना। तो ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने 9 मार्च 2024 को नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया। नारी शक्ति से जल शक्ति थीम वाले इस अभियान में जल संरक्षण और प्रबंधन महिलाओं का अभिन्न भूमिका पर जोर दिया गया। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो सभी को पता होगा बैरोमीटर से मापते हैं, ठीक है। बैरोमीटर में पानी या हवा, पारा का इस्तेमाल किया जाता है। साधारण बैरोमीटर में पारे से भरी एक लंबी कांच की नली होती है और यह नली एक छोर पर बंद और दूसरे छोर पर खुली होती है। इस नली को पारे के पात्र में उल्टा रखा जाता है और पारा को हम किससे डिनोट करते हैं? तो एचजी जिसको बोलते हैं, ठीक है। आगे दृष्टिहीन क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 किस देश ने जीता? तो वो भारत ने जीता है। किसने जीता? भारत ने, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। विजेता टीम को कितने रुपए मिलते हैं? 3 लाख रुपए। और उपविजेता टीम जो हार गई उसको 1.5 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की गई। भारत ने लगातार तीसरी बार नेत्रहीन T20 विश्व कप जीता। किसको हराकर? बांग्लादेश को हराकर, ठीक है। पोनुंग नृत्य, पोनुंग नृत्य किस राज्य से संबंधित है भाई? ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। देखो भाई जितने भी लोक नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य, मैं हर बार बोलता हूँ ताकि आपके माइंड में सारी चीज़ें सेट हो जाएं अच्छे से। पढ़ के जाओ भाई, बाहर नहीं जाने का। पोनुंग नृत्य अरुणाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। यह आदि जनजाति से जुड़ा हुआ है। यह नृत्य आदि जनजाति के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव होता है। पोनुंग नृत्य के बारे में बताया गया है कि यह नृत्य कटाई से पहले आयोजित होने वाले उत्सव में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह नृत्य समुदाय के लिए अच्छी फसल और समृद्धि लाता है, यानी कि इसको कह सकते हैं कि नृत्य फसल के दौरान किया जाता है। आदि जनजाति अपनी कई पारंपरिक लोक नृत्यों के लिए जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है जिसको बोलते हैं टप्पू। यह एक युद्ध नृत्य है और इसको मुखौटा नृत्य के नाम से आपने एग्जाम में इसको देखा जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 42 का संबंध किससे है? भाई अनुच्छेद 42 का संबंध किससे है? ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना। भारतीय संविधान के आर्टिकल 36 से 51 तक में इनके नीति निर्देशक तत्व DPSP भी शामिल है। इन्हीं तत्वों को राजनीति के निर्देशक सिद्धांत भी कहा जाता है। ये आपके कहाँ से लिए गए? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। किसके लिए गए? आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्वों से जुड़े कुछ अहम शब्द हैं कि अनुच्छेद 38 एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। आर्टिकल 39 में पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से जीने का साधन मुहैया कराना। आर्टिकल 41 में बेरोजगार, बुजुर्ग, बीमार और निःशक्त लोगों के काम, शिक्षा और सहायता देना। आर्टिकल 46 कर्मचारियों की निर्बाध मजदूरी और बेहतर काम को देना। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों में स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में काम करने की सशक्ति को बढ़ावा देना। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने
अंग्रेजों के साथ बासिन की संधि कब की थी? ये क्वेश्चन आपके लिए हिस्ट्री का थोड़ा सा नया क्वेश्चन हो सकता है। इस क्वेश्चन को काफ़ी लोगों ने स्किप किया होगा या तुक्का मारा होगा पक्का। तो ये आपका 31 दिसंबर 1802 में, ठीक है। बेसिन की संधि कब हुई थी? तो याद रखो भैया 31 दिसंबर 1802 को हुई थी और यह संधि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी। यह संधि पूना की लड़ाई के बाद हुई थी। बेसिन की संधि के बारे में कुछ बातें ये हैं कि यदि संधि मराठा साम्राज्य के विघटन में एक अहम कदम था, तो इस संधि के बाद 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पश्चिमी भारत पर अपना कब्जा कर लिया। इस संधि के तहत पेशवा ने 6000 अंग्रेजी सैनिकों की टुकड़ी पूना में रखने का फैसला किया। इस संधि के तहत पेशवा ने गुजरात ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, तुंगभद्रा नदी के आसपास के इलाकों को राजस्व कंपनी के नाम दिया। इस संधि के तहत पेशवा ने सभी यूरोपीय लोगों को नौकरी से हटाने का फैसला किया। इस संधि के तहत पेशवा ने सूरत और बड़ौदा पर अपना दावा छोड़ दिया था। नेक्स्ट है कि इस संधि के तहत पेशवा ने अंग्रेजों को सलाह से ही दूसरे देशों के संबंध बनाने के फैसले किए। अगला क्वेश्चन देखो, आपका साइंस का क्वेश्चन आया था कि गतिज ऊर्जा निकालने का सूत्र। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा निकालने का सूत्र होता है आपका के ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? के ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। ये दोस्तों फार्मूला आप लोगों ने 10th 12th की क्लास की फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा भाई। इसमें एम क्या होता है? मास यानी कि द्रव्यमान, वी हमारा वस्तु का वेग, और के ई क्या होती है? हमारी गतिज ऊर्जा, इसको बोलते हैं नेट एनर्जी। गतिज ऊर्जा की इकाई जूल होती है भाई, कार्य करने का मात्रक भी जूल होता है, और जूल मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर का मात्रक एक अलग नाम है, ठीक है। हिंदी में देखो, हिंदी में कौन से क्वेश्चन आए थे कि बिना वेतन के काम करने वाले को क्या कहा जाता है? अवैतनिक कहा जाता है। वही एक शब्द के लिए एक अनेक शब्द से क्वेश्चन आया था हिंदी में, ठीक है। और नदी का पर्यायवाची पूछ लिया था आपका। देखो सेकंड शिफ्ट में धरती का पूछा था और थर्ड शिफ्ट में क्या पूछ लिया भाई? नदी का पर्यायवाची पूछ लिया। सरिता है, तरंगड़ी है, तटनी है, निर्झरी, आपगा, निम्नगा, कूलकंसा, वाहिनी, शैवालिनी, सैलजा हो गया, ठीक है। दही का तत्सम शब्द पूछा। देखो तत्सम तद्भव याद कर लो, मैंने तत्सम तद्भव की आपको ट्रिक भी बता रखी है, ठीक है। हिंदी की क्लास देख लो, मेरी एसएससी जीडी की पढ़ी हुई है, दोगुनी स्पीड में वीडियो देख लो, तत्सम तद्भव कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। दही का तत्सम क्या होता है? दधी होता है। दही का तत्सम क्या होता है? दधी। और तत्सम क्या होते हैं? ये सभी आपके संस्कृत के शब्द होते हैं। तत्सम क्या होते हैं? संस्कृत के शब्द होते हैं। संस्कृत शब्द सभी आपके तत्सम होते हैं, ठीक है, ये याद रखो। आगे देखो, आगे आया था कि संवैधानिक का प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल जो होते हैं। संवैधानिक का प्रतिकूल यानी कि आपका विलोम शब्द इसको कहते हैं, ये विलोम शब्द है, ठीक है। प्रतिकूल यानी कि उसके उल्टा, ये आपके विलोम शब्द आया था, गैर संवैधानिक होता है। संवैधानिक का विलोम क्या होता है? गैर संवैधानिक। एक और विलोम शब्द से क्वेश्चन आया था कि परलौकिक का विलोम क्या होता है? लौकिक होता है। ये तो आसान था। देखो मैं आपको बता दूं, हिंदी जो है, हिंदी का लेवल एग्जाम में क्या आ रहा है, देखो आपको मैं 4 फरवरी और 5 फरवरी और मैं आपको 6 फरवरी का भी बता दूं, इनमें जो हिंदी का लेवल रहा है ना, हिंदी आसान आ रही है भाई, बहुत आसान आ रही है। हिंदी इतनी आसान आ रही है कि आप 20/20 कर सकते हो, 20/20, समझ रहे हो ना। और जिसको लगता है भैया हिंदी नहीं आ रही है, तो वो 19/20 भी करके आ रहा है एग्जाम में। 19/20 और 20/20 में कांटे की टक्कर चल रही है भाई। ये समझ लो हिंदी में आप इतना स्कोर कर सकते हो, हिंदी आसान है। और यही बता दूं मैं आपको, रीजनिंग में, रीजनिंग के लिए क्या है, तो रीजनिंग में भैया 19/20 चल रहा है लोगों का स्कोर, और कुछ का तो भैया 20/20 चल रहा है फंसने के ऊपर, क्योंकि रीजनिंग में एक ऐसा क्वेश्चन डाल रहा है जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो रहा है भाई। समझ रहे हो ना भाई, हिंदी और रीजनिंग तो भैया आसान चल रही है। आगे देखते हैं, अथ का विलोम। अथ का विलोम क्या होता है भैया? इति होता है। क्या होता है? देखो विलोम शब्द से 3 क्वेश्चन हो गए आपके, 3 क्वेश्चन विलोम शब्द के। और जो इस पर गद्यांश आया था, वो गद्यांश एक आया था राम और राजा दशरथ से संबंधित था। तो भैया रामायण तो आप लोगों ने देख रखी है, तो आप लोगों से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो गद्यांश जो राम और राजा दशरथ से संबंधित आया था, ये तो भैया सबने कर लिया होगा, ये तो भैया आप लोगों ने कर लिया होगा, ये तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूँ, ठीक है भाई। बस आप लोगों को इतना याद रखना है कि हिंदी में आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे। मैं आपको इतना बता दूं कि हिंदी तो आसान आ रही है, हिंदी आसान आ रही है, लोग इसमें 20/20 स्कोर करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हो, सभी लोग कर भी रहे हैं। रीजनिंग की यदि मैं बात करता हूँ, तो रीजनिंग में, तो रीजनिंग के एनालिसिस के अनुसार रीजनिंग भी दोस्तों कैसी है बोल सकते हैं, लगभग ठीक है, एवरेज है। और इसमें लोगों का जो स्कोर चल रहा है 19/20 चल रहा है भाई, क्योंकि रीजनिंग में एक आध क्वेश्चन जो ऐसा है थोड़ा सा परेशान कर रहा है लोगों को। मैथ में आपको बता दूं, मैथ में कौन से चैप्टर बच्चों को परेशान कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका सीआई है और टाइम एंड स्पीड है। टाइम और स्पीड वाले जो क्वेश्चन है, इनमें थोड़े से बच्चे परेशान हो रहे हैं। फिर भी जो क्वेश्चन हो जो है ना भाई, लोग आराम से 17 से 18 क्वेश्चन जो है ना भाई,
ये 20 में से सही कर रहे हैं, 17 से 18। और वहीं जीके में भी लोगों का जो एनालिसिस से पता चला है, वो 20 क्वेश्चन में ना 14 से 15 क्वेश्चन आराम से वो सही कर पा रहे हैं। और जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं ना जीके के, यदि आप वो करके चले जाते हो भाई, ये 15 प्लस हो जाएगा आपका स्कोर, 15 प्लस। ये बात बिल्कुल 100% आपको बता रहा हूँ। चैलेंजिंग है, ना मानो तो आप तैयारी करके देख लो। अभी आपके पास समय, जिनका भी एग्ज़ाम लेट है ना भाई, वो इन सभी जो भी एग्ज़ाम हो चुके हैं सबका एनालिसिस करके जाओ, सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर लो। बहुत हेल्प मिलेगी आपको। एग्ज़ाम में आपका स्कोर जो भी होगा अपने आप में, उससे प्लस ही स्कोर आपका जाएगा। समझ रहे हैं ना भाई? तो चलिएगा, तो यहाँ से जो वीडियो था, ये आपके 5 फरवरी के जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन बने थे, जो भी मुझे मिल पाए, वो मैंने आपसे शेयर कर दिए, ठीक है? मैं कोशिश करूँगा शाम तक आपको, अब देखो आपका 6 फरवरी का और मुझे कराना है, ठीक है? 6 फरवरी के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन। तो 6 फरवरी के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके जो है स्क्रिप्ट तैयार कर दूँ। और स्क्रिप्ट जैसे ही तैयार हो जाता है, आपको 6 फरवरी यानी कि कल के एग्ज़ाम का वो वीडियो मैं आपको तुरंत इस पर भी अभी अभी अपलोड कर दूँगा, ठीक है? और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है? इसका पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पीडीएफ आपको इस पर थोड़ी देर में आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिएगा दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। और आपको वीडियो कैसा लगा भाई, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही दोस्तों आप रोज़ाना हर एक सभी शिफ्टों का यदि एनालिसिस चाहते हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। और ऐसे ही रोज़ाना वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और 6 फरवरी का शिफ्ट का वीडियो जल्द से जल्द मैं अपलोड कर दूँगा, इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो चलिएगा, सभी को जय हिंद, जय भारत।